Hello everyone. So in the last class, we derived the expression for the resistivity and conductivity of a semiconductor. Then we saw the differences between intrinsic and extrinsic semiconductors. Then between p-type and n-type semiconductor. Then we saw some important properties of semiconductors. So now today we'll start with the another very important topic from your examinations point of view, which is Hall effect. ठीक है, ये टॉपिक जो है सिंपल है, बस इसमें थोड़ा सा डायरेक्शंस को समझने की जरूरत है कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है क्यों चेंज होती है और कैसे चेंज होती है। अगर ये सब चीजें समझ में आ जाती हैं देन यू विल बी वेरी मच क्लियर विद द हॉल इफेक्ट। इसका हम प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करते हैं लैब में। हॉल इफेक्ट होता क्या है, इसका नाम हॉल क्यों है? बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट E.H. हॉल इन 1879। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम जो है ये रखा गया है और ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट E.H. हॉल। नाउ व्हाट इज हॉल इफेक्ट? इट सेज दैट अगर हमारे पास कोई मेटल या सेमीकंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, if we have a metal or a semiconductor which is carrying the current, let's say capital I, उस मेटल और या सेमीकंडक्टर को अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं जिसकी डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर होगी इस करंट की डायरेक्शन से, देन व्हाट हैपेंस, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप हो जाती है जो परपेंडिकुलर होती है करंट की डायरेक्शन से भी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से भी। इस फिनोमिना को हम हॉल इफेक्ट कहते हैं और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है उसको हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसकी वजह से जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है उसको हॉल वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो क्या है हॉल इफेक्ट? अगर मेरे पास कोई मेटल या सेमीकंडक्टर है जिसमें which is carrying the current capital I, जब हम उसको प्लेस करेंगे इस एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो परपेंडिकुलर होगी टू दी डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। लेट्स से अगर ये जो मेटल या सेमीकंडक्टर है इसमें करंट फ्लो कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने अप्लाई करी है परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सो लेट्स से इट इज अप्लाइड अक्रॉस पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है जो इन दोनों की परपेंडिकुलर होती है। एक्स और जेड के परपेंडिकुलर क्या है? वाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेटअप होती है इन दी वाई डायरेक्शन। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर to both the directions of electric field and so this electric field is perpendicular to the direction of current as well as to the direction of magnetic field. If current is flowing along x-axis, magnetic field is applied along z-axis, then an electric field is set up along the y-axis. ठीक है, so this phenomena is known as Hall effect. I hope ये सबको clear है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक मेटल या सेमीकंडक्टर लेंगे विच इज कैरिंग द करंट आई, फिर हम उसको प्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में विच इज इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरीके से सेटअप होती है। ठीक है, so for this we consider a cuboid strip of a metal or semiconductor with its three edges parallel to the three axes OX, OY and OZ as shown in the figure. हमारे पास ये क्या है? एक क्यूबॉइड है विच कैन बी अ मेटल और अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसके थ्री एक्सेस है, वन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वन इज पैरेलल टू वाई, वन इज पैरेलल टू जेड। ठीक है, कौन सा हमारा ये सेमीकंडक्टर या मेटल है? दिस इज O A B प्राइम C D E F G, तो ये हमारा मेटल है। ठीक है, नेक्स्ट, let the strip be provided with terminals T1 and T2 on opposite faces parallel to Z axis. अब हमने यहाँ पे क्या किया, दो टर्मिनल्स जो है वो हमने अप्लाई करे हैं। लेट्स से these T1 and T2 and this इसको, और ये जो फेजेस हैं हमारे these are parallel to Y axis. Let the strip be provided with terminals T1 and T2 on opposite, इसको करेक्ट करो, दिस इज पैरेलल टू Y एक्सिस, ये यहाँ पे गलत लिख रखा है, इसको करेक्ट करो। तो ये जो हमने मेटल या सेमीकंडक्टर की स्ट्रिप ली है, लेट्स से इसके दोनों ऑपोजिट फेसेस पे हमने दो टर्मिनल्स जो है वो
कनेक्ट किए हैं, ठीक है, एंड दीज टर्मिनल्स दे आर पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। नाउ नेक्स्ट लेटर, वन सेकेंड, नाउ लेटर पास थ्रू द स्ट्रिप अलोंग द, यहाँ पे भी गलती है, लेट करंट इज पास्ड थ्रू द स्ट्रिप अलोंग द पॉजिटिव, अच्छा यहाँ पे लिखा है, सॉरी, लेट अ करंट आई be passed through the strip along the positive x direction, ठीक है। करंट जो है हमारा, लेट्स से इट इज फ्लोइंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हम अप्लाई करेंगे इट शुड बी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो अब हमने इसमें क्या लिया, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। क्या है, हमारे पास एक मेटल या सेमीकंडक्टर क्यूबॉइड स्ट्रिप है, ठीक है, जिसका जो करंट है let's say that is capital I and it is flowing along the positive x axis, ठीक है। After this this cuboid strip is provided with two terminals T1 and T2 and these two terminals they are parallel to y axis, ठीक है। ये हमारा experimental setup है। Now if we connect terminals T1 and T2 to a sensitive galvanometer, no deflection will be seen। ये क्या कहता है कि हमारे पास इस तरीके का सिस्टम है। अब हमने जो टर्मिनल्स T1 और T2 है, इसको हमने किसी गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होती। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस करंट कैरिंग मेटल या सेमीकंडक्टर को अब हम प्लेस करेंगे इन अ मैग्नेटिक फील्ड whose direction is perpendicular to the direction of flow of current. So let's say we are applying the magnetic field along the positive z direction, ठीक है। So this is representing the direction of magnetic field which is parallel to positive z axis. Now what happens, अब क्या होगा, जैसे ही हमने मेटल या सेमीकंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, गैल्वेनोमीटर जो है वो कुछ डिफ्लेक्शन शो करता है। वो गैल्वेनोमीटर जिसको हमने कनेक्ट किया था विद द टर्मिनल्स T1 एंड T2, फिर जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, दैट इज अलोंग माइनस z डायरेक्शन अगर हम कर देंगे, तो जो डायरेक्शन है गैल्वेनोमीटर में करंट की वो भी रिवर्स हो जाएगी। इसका मतलब जो हम स्ट्रिप को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है वो हमारा मैटर करता है। Now this indicates on applying magnetic field, a potential difference exists between the terminals T1 and T2 which were at same potential when the magnetic field was not applied. तो ये जो है experimentally जो है व्यू किया गया कि जब हमने एक करंट कैरिंग मेटल या सेमीकंडक्टर स्ट्रिप को मैग्नेटिक फील्ड में रखा विच इज इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिर हमने दो टर्मिनल्स जो प्रोवाइड करे थे T1 एंड T2 उससे एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया तो डिफ्लेक्शन शो होती है। जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं कोई डिफ्लेक्शन नहीं आती। इसका मतलब क्या है कि T1 और T2 के अक्रॉस जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। As soon as we remove the applied magnetic field, जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट हो रहा था बिटवीन द टू टर्मिनल्स T1 and T2, it no longer exists and both the terminals they will now be at the same potential. तो इस वजह से we will not be able to see any deflection in the galvanometer. तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो रहा है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज हॉल वोल्टेज और द हॉल पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमने अभी देखा और अब ये चीज जो है हम थ्योरेटिकली भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और इसको समझना जरूरी है, अगर समझ में आ जाता है तो ये बहुत ईजी है। तो आई होप सबको हमारा जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है वो क्लियर है, डायरेक्शंस क्लियर है। अब हमें क्या देखना है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो वोल्टेज है वो किस डायरेक्शन में जनरेट हो रही है, वो जो है परपेंडिकुलर है या नहीं एक्स और जेड एक्सिस के। हमें अब ये चीज जो है वो नोटिस करनी है, तो वो अब हम चेक करेंगे। एक्सपेरिमेंटली तो हमने चेक कर लिया, जो टर्मिनल्स T1 और T2 हैं विच आर पैरेलल टू y एक्सिस,
वहां पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट हो रहा है। पैरेलल टू वाई एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एंड परपेंडिकुलर टू जेड, दैट इज इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एज वेल। तो अब इसको हम थ्योरेटिकली चेक करेंगे। देखो सबसे पहले क्या था, जब हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करी थी, उस केस में हमारी जो स्ट्रिप है वो सिंपली जो है उसमें करंट फ्लो हो रहा था अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और करंट क्यों फ्लो हो रहा था, लेट्स से यहाँ पर जो हम स्ट्रिप ले रहे हैं इट इज अ मेटल, ठीक है, वी आर कंसीडरिंग अ मेटालिक स्ट्रिप। यहाँ अभी हम सेमीकंडक्टर नहीं ले रहे थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, लेट्स से वी आर कंसीडरिंग अ मेटालिक स्ट्रिप। तो मेटालिक स्ट्रिप है तो चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन्स कौन सी डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, दिस इज ऑब्वियस। इलेक्ट्रॉन्स और करंट जो होते हैं इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होती है। सो इफ करंट इज फ्लोइंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, दैट मींस द चार्ज कैरियर्स इन दिस मेटालिक स्ट्रिप, that is the electrons, they will be moving along the negative x direction, ठीक है। ये है when no magnetic field was applied। अब क्या है, now we are applying the magnetic field which is parallel to the z axis, now we are applying the magnetic field which is parallel to the z axis। अब देखो magnetic field apply करने से क्या होगा, मैंने यहाँ पे ये फोर्स की एक्सप्रेशन लिखी है, एग्जाम में बेटर है अगर ये एक्सप्रेशन शो करोगे, इसको F विद सबस्क्रिप्ट M भी लिख सकते हो, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स और द फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इस फोर्स को हम क्या लिखते हैं, यूजुअली इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू V क्रॉस B, ठीक है। तो व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द moving charges, here they are electrons, because of the application of magnetic field at right angle to the direction of current। now Q into V cross B होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया माइनस E। नेक्स्ट है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है चार्ज कैरियर्स की, इलेक्ट्रॉन्स की, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, माइनस एक्स एक्सिस, दैट मींस जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, तो मैग्नीट्यूड आएगा और डायरेक्शन आएगा, तो लेट्स से मैग्नीट्यूड इज वी, डायरेक्शन इज माइनस आई कैप, तो हमारी जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या हो गई, वी डी इंटू माइनस आई कैप। नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट विद अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है लेट्स से बी है, डायरेक्शन क्या हो गई के कैप, ठीक है। अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो दिस इज E इंटू वी डी इंटू बी इंटू आई क्रॉस के, वी डी और बी जो है हमारे मैग्नीट्यूड है, तो मेरे पास बचा आई क्रॉस के। नाउ व्हाट इज आई क्रॉस के, व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई कैप एंड के कैप, ऑलरेडी पढ़ चुके हो फर्स्ट सेम में अच्छे से वेक्टर्स, आई क्रॉस के इज माइनस जे, सो हमारे पास फोर्स क्या आया, माइनस ई वी डी इंटू बी इंटू जे कैप। इसका मतलब जब हमारे पास एक करंट कैरिंग मेटालिक स्ट्रिप है जहां हमने करंट को प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग अप्लाई किया था, तो इस वजह से उस जो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे दे आर नाउ ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द माइनस एक्स डायरेक्शन विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। Now we are applying the magnetic field along the positive z direction. Now because of this magnetic field, a force is exerted onto the electrons और इस force को हम Lorentz force भी कहते हैं, which is equal to Q into V cross B। और हमने देखा जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड को प्लस z डायरेक्शन में लगाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेंगे मूव करने के लिए, इन दी माइनस जे डायरेक्शन, दैट मींस अलोंग माइनस वाई एक्सिस। सो thus a force will act on the electron where E is the charge, Vd is the drift velocity and B is the magnitude of magnetic field। Now ये जो force है इसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस जे कैप,
तो ये फोर्स जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करेगा टू मूव डाउनवर्ड्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स द फेज ओ ए बी प्राइम सी। ओ ए बी प्राइम सी क्या है, ये देखो, दिस इज दिस फेज जिसमें हमने T2 टर्मिनल को प्रोवाइड किया था। तो अब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहे थे, नाउ दे आर फोर्स्ड टू मूव इन दिस डायरेक्शन दैट इज अलोंग -y एक्सिस। तो ऐसे ही जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो धीरे धीरे करके दे विल नाउ बी फोर्स्ड टू मूव डाउनवर्ड्स and they will now move towards the phase OAB prime C because of the application of magnetic field along the positive Z axis। क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है लॉरेंस फोर्स को जनरेट करती है, which is the force applied on the electrons because of the applied magnetic field। Now what happens, ऐसे कर करके क्या होगा, धीरे धीरे ये जो हमारा बॉटम फेज है ये नेगेटिवली चार्ज होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते जाएंगे। सो वी कैन से दैट ये जो टर्मिनल हमारा T2 है इट विल नाउ बी एट नेगेटिव पोटेंशियल। सो T1 जो है हमारा in respect to T2 it will now be at positive potential। तो T1 हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, T2 जो है हमारा that will be at negative potential। ठीक है, ये प्रोसेस जो है हमारा कंटिन्यू होता रहेगा till the negative potential of T2 stops the further movement of electrons। T2 ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल पे हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा ना, देखो यहाँ पे लिखा है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है they will now move downwards towards the phase OAB prime C। Same will be true for all the other electrons as well। Now this will make T1 at positive and T2 at negative potential। और ये process जो है continue होता रहेगा till the negative potential of T2 stops the further movement of electrons। अब ये क्यों होगा, अब ये होगा because of the production of electric field। क्या है, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लॉरेंस फोर्स की वजह से OAB प्राइम C फेज पर मूव करेंगे, दैट मींस मूव करेंगे अलोंग -y एक्सिस, तो हमारा ये वाला फेज जो है T2 नेगेटिव पोटेंशियल पे हो जाएगा, T1 पॉजिटिव पोटेंशियल पे। तो इस वजह से एक हॉल वोल्टेज जनरेट होगी, ठीक है, और यू कैन से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से इट इज रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव के रेडियली इनवर्ड। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल पे है, दिस इज ए पॉजिटिव पोटेंशियल, दिस इज ए नेगेटिव पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी in this direction from positive to negative। Let's say that electric field is denoted by ET, which is the transverse electric field। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वोल्टेज जनरेट होगी, दैट वोल्टेज इज नोन एज द हॉल वोल्टेज, व्हिच इज डिनोटेड बाय V with a subscript H। H is representing हॉल। तो ET मतलब हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड और हॉल वोल्टेज में क्या रिलेशन होगा, ET is equal to VH upon D। इस लाइन की हम बात कर रहे हैं ना, इसकी लेंथ कितनी है along the y axis, the length of this strip is D। तो ET हमारा हो गया VH upon D, where VH is the Hall's potential difference और you can say Hall voltage। अब क्या है इसमें एक चीज और नोटिस करो, ये जो हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है ये क्या करेगी, अब ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगी। जो फोर्स हमारा, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे -y एक्सिस की तरफ जा रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स एक्सर्ट होगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इंटू कैपिटल E, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन का, -E। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा क्या है, लेट्स से मैग्नीट्यूड इज ET, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है इसकी डायरेक्शन कहाँ है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नीचे की तरफ है। सो इट्स डायरेक्शन इज अलोंग -y एक्सिस, दैट इज -j। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E इंटू ET J क्या, ये भी जो है एग्जाम में शो कर सकते हो। मैं जिस तरीके से बोल रही हूँ स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से एग्जाम में लिख सकते हो। तो हमने क्या देखा,
एक शुरू में जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लॉरेंस फोर्स जनरेट हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स कर रहे हैं टू मूव अलोंग माइनस जे एक्सिस। इस वजह से T2 जो है नेगेटिव पोटेंशियल पे हो जाएगा और T1 जो है पॉजिटिव पोटेंशियल पे हो जाएगा, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी अलोंग द माइनस वाई डायरेक्शन। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है ये भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगी, और वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी इन दी प्लस वाई डायरेक्शन। मतलब लॉरेंस फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन्स को नीचे जाने के लिए कह रहा है अलोंग ओ ए बी प्राइम सी फेज, ठीक है, दिस फेज। जो लॉरेंस फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को कह रहा है कि तुम माइनस वाई एक्सिस पे जाओ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हुआ है वो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स कर रहा है टू मूव अलोंग दी प्लस वाई एक्सिस। तो इस वजह से क्या होगा, at this stage forces acting on the electron due to the two fields, that means due to the magnetic field and the electric field becomes equal and opposite, and we can say that their magnitudes are equal. Et is equal to E into Vd into B. इसका magnitude है E into Vd into B, direction है minus J. Similarly इसका magnitude है E into Et, direction है J cap. तो एक पॉइंट पे आके जो फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स पे ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएंगे, और उस केस में देयर विल बी नो फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से माइनस वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे, जिस वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करती है कि तुम प्लस वाई एक्सिस की तरफ जाओ। तो एक पॉइंट पे आके इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी फर्दर मूवमेंट रुक जाती है, ठीक है, और T1 हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल पे रहता है, T2 नेगेटिव पोटेंशियल पे, जिसकी वजह से एक वोल्टेज जनरेट होती है, दैट इज नोन एज हॉल वोल्टेज, एंड वी नो दैट Et is equal to VH upon D। और यहाँ से हमें एक और रिलेशन मिला, व्हेन वी कीप द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन due to the electric and magnetic field as equal, then we get this relation Et is equal to Vd into B. This is important relation, ठीक है। So this is about the theory of Hall effect। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जब हम किसी मेटल या सेमीकंडक्टर को जिसमें करंट जो है प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है या करंट जो है अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, उसको हम अगर प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में विच इज अलोंग जेड एक्सिस, तो उस वजह से एक हॉल वोल्टेज या हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल, ठीक है। और ये हमने एक्सपेरिमेंटली भी देखा और मैंने यहाँ पर थियोरेटिकली भी तुम लोगों को प्रूव करके दिखाया। So from this we can say that Et is equal to Vd into B, where Et is equal to VH upon D। So ये जो हॉल इफेक्ट है हमारा, ये हम क्यों स्टडी करते हैं, यूजुअली लैब में जो है हॉल इफेक्ट का अपरेटस देखने को मिल जाता है, और वहां पर हम हॉल इफेक्ट अपरेटस की हेल्प से क्या निकालते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं साइन ऑफ चार्ज कैरियर्स। It can be used to distinguish between N-type and P-type semiconductors. It can be used to determine the mobility and conductivity of the charge carriers। ठीक है, कंडक्टिविटी और मोबिलिटी जो है उसको भी निकालने में हेल्प करता है। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि कैसे हॉल इफेक्ट की हेल्प से हम चार्ज कैरियर्स का साइन पता लगा सकते हैं। ये पता लगा सकते हैं जो हमारे पास सेमीकंडक्टर की स्ट्रिप है वो N-टाइप है या P-टाइप है, और जो अगर हमारी स्ट्रिप मेटेलिक है या सेमीकंडक्टर स्ट्रिप है तो उसमें हम चार्ज कैरियर्स जो है उनकी मोबिलिटी या कंडक्टिविटी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द साइन ऑफ चार्ज कैरियर, और एक चीज का ध्यान रखो, ये रिलेशन होता है RH इज इक्वल टू 1/NE। ये मैं अभी फिर से रिपीट करूंगी, देयर RH इज नोन एज द हॉल्स कोफिशिएंट, RH इज द हॉल्स कोफिशिएंट, और Ne हमारा कितना है, Ne इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम कैपिटल QD से भी डिनोट करते हैं। तो
RH is equal to 1 upon QD or RH is equal to 1 upon NE, which is the charge per unit volume. That NE जो है हमारा वो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. क्यों? अगर हमारा मेटेलिक है तो N हमारा चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उस केस में हमारा N क्या होगा? N विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. E हमारा क्या है? E हमारा चार्ज है इलेक्ट्रॉन का. ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया? N की यूनिट क्या है? नंबर अपॉन वॉल्यूम. तो इसकी N की यूनिट है पर यूनिट वॉल्यूम, E की यूनिट है कूलम्स. तो Ne क्या हो गया हमारा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. इसके डायमेंशंस किसके हुए? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के, विच इज ऑल्सो नोन एज चार्ज डेंसिटी. सो QD जो है इसको हम चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं. ये मैं आगे भी रिपीट करूंगी. नाउ अब हम 1 बाय 1 देखेंगे साइन कैसे पता चलेगा. देखो, अगर हमारा चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे मेटल्स है या एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है, जहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर हमारा जो मेनली जो चार्ज कैरियर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे? जब हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर देंगे, अब वो इलेक्ट्रॉन को -y डायरेक्शन में जाने को कहेंगे. मतलब T1 जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, T2 जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा. अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम कहेंगे जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मींस नेगेटिवली चार्ज्ड हैं. अगर इसका ऑपोजिट होता है, T1 जो है वो हमारा लोअर पोटेंशियल पे है और T2 हमारा हायर पोटेंशियल पे है, तो उस केस में क्या होगा? हम कहेंगे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं. ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ. As stated above, if the current through the strip is due to the motion of electrons, जो हमने ऊपर एग्जांपल कंसीडर किया, तो टर्मिनल T1 हमारा पॉजिटिव था, which is at higher potential than T2. So this is due to the motion of negative charges. अगर जो है ये मोशन होता पॉजिटिव चार्जेस का, तो व्हाट हैपेंस? उस केस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो -y नहीं, वो +y डायरेक्शन में मूव करते, और उस केस में हमारा क्या हो जाता? T2 जो है it would have been at higher potential as may be seen from the figure. ठीक है, so the direction of Hall potential difference tell us about the nature of charge carriers. If the strip above is metallic, good conductor, the experiment reveals that charge carriers are electrons. यहाँ पर हमने मेटल कंसीडर किया था, तो यहाँ पे हमने देखा था चार्ज कैरियर्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे. T1 जो है that was at higher potential than T2. तो यहाँ से we can find the charge or sign of charge carriers. ठीक है, if T1 is at higher potential than T2, then the charge carriers are electrons. If the potential at T2 is higher than the potential at T1, then we say that the charge carriers are holes. ठीक है, और due to the motion of positive charges. एक और तरीका होता है साइन ऑफ चार्ज कैरियर पता लगाने का. जब हम हॉल इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहां हम हॉल कोफिशिएंट निकालते हैं. ठीक है, हॉल कोफिशिएंट क्या होता है? RH. मैंने यहाँ लिख भी रखा होगा, देखो, RH हमारा 1/NE होता है. E क्या है? हमारा चार्ज. तो जब हमारा अगर मटेरियल जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर है या इलेक्ट्रॉन्स है या मेटल्स है, अगर हमारे जो हमारी क्यूबॉइड स्ट्रिप है, अगर वो एन टाइप सेमीकंडक्टर या मेटल्स है, उस केस में हॉल कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव आती है, क्योंकि वहां जो चार्ज है E वो होगा -E. RH is 1/NE. नाउ अगर हमारा जो सैंपल है वो P टाइप सेमीकंडक्टर है, तो उस केस में जो हमारी हॉल कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है. सो वी कैन आल्सो डिटरमाइन द साइन ऑफ चार्ज कैरियर्स विद द हेल्प ऑफ हॉल कोफिशिएंट. नेक्स्ट क्या है? हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. हमने जो सैंपल लिया, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सैंपल हमने लिया ये एन टाइप है या पी टाइप है? एक तरीका तो यही है, अगर RH हमारा नेगेटिव आता है, दैट मीन्स एन टाइप सेमीकंडक्टर है. अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हॉल कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव आता है, देन वी कैन से दैट इट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर. और क्या तरीका है? अगर हमारा T1 जो है इट इज अ हायर पोटेंशियल देन T2, इसका मतलब चार्ज कैरियर्स जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मींस आवर सैंपल इज एन टाइप. और अगर T2 जो है इट वुड हैव बीन एट हायर पोटेंशियल, देन we'll say that the sample is p type semiconductor. ठीक है,
Now, if the strip taken above is an extrinsic semiconductor and the current is passed through the positive s direction and the magnetic field is applied along the positive z direction, तो EMF जो है वो हमारी develop होगी in the direction from terminal T1 to T2. Then the majority charge carriers are electrons, that is extrinsic semiconductor is n-type. जैसे हमने यहाँ पर देखा, चाहे metals हैं या n-type semiconductors हैं, उसका केस सेम रहेगा. उसमें जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है उसकी डायरेक्शन सेम होगी. क्यों सेम होगी? क्योंकि दोनों ही केसेस में, चाहे मेटल है या एन टाइप सेमीकंडक्टर है, दोनों ही केसेस में जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स. तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जनरेट हुई थी? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारी कौन सी डायरेक्शन में जनरेट हुई थी? वो जनरेट हुई थी हमारी इन द डायरेक्शन फ्रॉम टर्मिनल T1 टू T2, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. नेक्स्ट यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ ऑलरेडी बताया था, हमारे पास ये स्ट्रिप है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में करंट है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मेटल है या एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द माइनस एक्स डायरेक्शन. फिर इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने अप्लाई करा पैरेलल टू दी प्लस जेड एक्सिस, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे थे अलोंग माइनस एक्स डायरेक्शन, उन इलेक्ट्रॉन्स पे लॉरेंस फोर्स लगता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करते हैं टू मूव अलोंग माइनस वाई एक्सिस. तो T2 हमारा नेगेटिव पोटेंशियल पे हो जाता है, T1 एट पॉजिटिव पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है फ्रॉम T1 टू T2. इलेक्ट्रिक फील्ड देखो हमारी किस डायरेक्शन में, इट इज इन अ डायरेक्शन फ्रॉम T1 टू T2. सो इन दिस केस वी कैन से दैट आवर सैंपल इज अ एन टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी जनरेट हुई, दैट इज डेवलप्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम टर्मिनल T1 टू T2. अगर इसको ऑपोजिट होता है देन द सेमीकंडक्टर वुड बी अ पी टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है. नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हाउ टू फाइंड द मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स. How we can find the mobility of the charge carriers and the conductivity of a semiconductor using Hall effect. ठीक है, तो पहले हम मोबिलिटी निकालेंगे चार्ज कैरियर्स की, फिर कंडक्टिविटी निकालेंगे सेमीकंडक्टर की. सो कैसे डिटरमाइन करेंगे यूजिंग हॉल इफेक्ट? सबसे पहले हम ये रिलेशन यूज करेंगे, ये हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, ET इज इक्वल टू VD इंटू B. ये हमारा कैसे आया था? आफ्टर इक्वेटिंग the electric and magnetic field forces to be equal. तो हमारे पास आया था ET is equal to VD into B. Now drift velocity हमारी क्या होती है? We know I is equal to NEA VD. तो VD हमारा हो गया I upon NEA. यहाँ पे जो हम ये डिराइव कर रहे हैं, दिस इज फॉर मेटल्स, क्योंकि हमने मेटालिक स्ट्रिप ली थी. तो मेटल्स के केस में वी नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू I upon NEA. ऑल्सो मैंने ये पहले बताया है अभी जस्ट, VH इज इक्वल टू ED इंटू B, ED इंटू D, और ET इज इक्वल टू VH अपॉन D. तो VH हमारा हो गया ET इंटू D, ET हमारा क्या है? VD इंटू B. सब्स्टिट्यूट ET एज VD इंटू B, देन substitute VD as I upon NEA. So we get Hall's voltage is equal to I into B into D upon N into E into A. Now NE मैंने already बताया था, this is representing charge per unit volume which is also known as charge density which is denoted by QD. Substitute here, so VH is equal to B into I into D divided by QD into A. Now what is A? A is the area of the strip. ये हम कैसे निकालेंगे? This is equal to B into D, where B is the breadth of the strip. तो हमारा VH क्या आ गया? DD कैंसिल आउट होगा, B into I upon NEB और B into I upon QD into B. अब देखो एरिया हमारा B into D कैसे आया, वो मैं अभी समझा देती हूँ. देखो ये लेंथ हमारी D है, ठीक है, and this breadth of the strip is small b. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं they are drifting in this डायरेक्शन, तो इसका एरिया क्या होगा? इसकी लेंथ इंटू इसकी लेंथ, दैट मीन्स
D into B. So this is the area of this strip, D into B. तो वो हमने यहाँ पे यूज किया है. तो हमारे पास यहाँ से चार्ज डेंसिटी क्या आ गई? चार्ज डेंसिटी QD इज इक्वल टू B इंटू I अपॉन B इंटू VH. अगर ये चार्ज डेंसिटी है, व्हाट विल बी हॉल कोफिशिएंट नाउ? RH इज इक्वल टू 1 अपॉन QD. तो हॉल कोफिशिएंट इज VH इंटू B डिवाइडेड बाय B इंटू I. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. हम क्या होता है हॉल इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट से, जब ये एक्सपेरिमेंट तुम लैब में करोगे तो ज्यादा क्लियर होगा. उस लैब में जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, देन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ VH, B, कैपिटल B और I. ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं. जब हमें ये चारों चीजें मिल गई, दैट मीन्स हमें चार्ज डेंसिटी मिल गई विच इज NE. चार्ज डेंसिटी मिल गई तो हमें हॉल कोफिशिएंट मिल गया विच इज 1 अपॉन NE. अगर ये नेगेटिव है तो हमारा जो सैंपल है वो या तो मेटल्स है या एन टाइप सेमीकंडक्टर है. अगर वो पॉजिटिव है तो हमारा जो सैंपल है दैट विल बी अ पी टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, सो दिस कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज डेंसिटी और द हॉल कोफिशिएंट. अब हमने यहाँ पे चार्ज डेंसिटी निकाल लिया या हॉल कोफिशिएंट. हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर. कंडक्टिविटी हम कैसे निकालेंगे सेमीकंडक्टर की? कंडक्टिविटी क्या होता है हमारा? चार्ज डेंसिटी इनटू मोबिलिटी. सिग्मा हमारा क्या होता है मेटल्स के केस में? सबको पता है कंडक्टिविटी इज इक्वल टू N इंटू E इंटू म्यू, where N is the number of electrons per unit volume, E is the electronic charge, mu is the mobility of the charge carriers. If they are metals, then this is the mobility of the electrons. ये हमारा रिलेशन होता है. Ne हमारा क्या है? चार्ज डेंसिटी QD. ठीक है, तो हमारे पास ये रिलेशन हो गया. सेमीकंडक्टर्स में भी हमने देखा था यही रिलेशन होता है. अगर N टाइप है, बस वहां पे म्यू की जगह म्यू N हो जाता है. ठीक है, और यहाँ पे N को हम लिख देते हैं, ये वहां E यूज किया था, सॉरी, तो म्यू E हो गया, N E हो गया. ठीक है, तो ये N टाइप के लिए हो जाता है. और अगर P टाइप है तो N की जगह NH हो जाता है, म्यू की जगह म्यू H हो जाता है. इन जनरल क्या होता है? E इंटू ब्रैकेट में NE म्यू E प्लस NH म्यू H. ठीक है, सो फ्रॉम दिस अगर हमें चार्ज डेंसिटी पता है देन वी कैन राइट दिस रिलेशन. अब हमें क्या करना होगा? वी हैव टू फाइंड द कंडक्टिविटी एंड द मोबिलिटी. तो हॉल कोफिशिएंट जो है हमारा यहाँ पे लिख रखा है कि एक हॉल कोफिशिएंट होता है RH विच इज रेसिप्रोकल टू चार्ज डेंसिटी. ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. RH इज 1 अपॉन QD. तो इसको अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, व्हाट विल आई गेट? सिग्मा इज इक्वल टू म्यू अपॉन RH. तो यहाँ से we can get the conductivity, or it can also be written as mu is equal to sigma RH, or we can get the mobility, and we can also get the resistivity which is the reciprocal of conductivity. So rho will be equal to RH upon nu. So this is all about Hall's effect. तो हॉल इफेक्ट में हमने क्या देखा? मैं एक बार थोड़ा सा फिर से समराइज कर देती हूँ. हमारे पास एक मेटलिक या सेमीकंडक्टर स्ट्रिप है. उसको अगर हम प्लेस करते हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द मेटल और सेमीकंडक्टर, तो उस वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड. और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड. और उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है अलोंग द टर्मिनल्स T1 एंड T2, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं हॉल वोल्टेज. तो यहाँ पे हमने क्या देखा? एक मेटलिक स्ट्रिप ली जिसमें करंट जो है इट इज मूविंग along the plus x direction. So the electrons they are drifting towards the minus x direction. हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी along plus z direction, जिस वजह से लॉरेंस फोर्स एक्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स पे, एंड इलेक्ट्रॉन्स विल नाउ ड्रिफ्ट और विल बी नाउ फोर्स्ड टू मूव टुवर्ड्स द माइनस y direction. So the terminal T2 will become negative and T1 will become positive. So because of this potential difference, an electric field is generated along the minus y axis. अब ये जो electric field है, this will now apply a force on the electron. That force is the electric
force. Because of this force due to the electric field, it will now force the electron to move along the plus y direction. So Lorentz force is forcing the electrons to move along minus y. This electric field force is forcing the electrons to move along plus y. So at a particular stage, these two forces become equal and positive, and at that stage, the further movement of electrons will stop, and Fe, force due to electric field, is equal to Fm, force due to magnetic field, that is E into Et is equal to E into Vd into B. That means we can get Et is equal to Vd into B, where Et is equal to Vh upon D. फिर हमने देखा ये जो हॉल इफेक्ट है, इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द साइन ऑफ चार्ज कैरियर्स. जो हम सैंपल कंसीडर कर रहे हैं उसमें जो हमारा जो चार्ज कैरियर्स है, इधर दे आर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स. देन वी कैन आल्सो डिटरमाइन वेदर आवर सैंपल इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर बाय सीइंग. कैसे देखेंगे? ये देखेंगे कि हमारी जो हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डेवलप हो रही है इन विच डायरेक्शन. ईदर इज इन डायरेक्शन फ्रॉम टर्मिनल T1 to T2 और फ्रॉम T2 to T1. If it is from T1 to T2, then our sample is N type. It is from T2 to T1, then our sample will be P type. Next, we can find the carrier mobility and the conductivity of the semiconductor or metal also. ठीक है, using the relation, one is the charge density which is equal to Bi upon Bh into B, और RH is equal to VH into B upon capital B into I. ठीक है, यहाँ से we can get Hall coefficient or the charge density, and from this we can use this relation mu is equal to sigma RH. So if conductivity is given, we can find the mobility. If mobility is given, we can find the conductivity. ठीक है, अब यहाँ पे एक दो न्यूमेरिकल्स है, मैं वो एक बार तुम लोगों को बता देती हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें क्लियर हो कि इसमें किस टाइप के न्यूमेरिकल्स जो है एग्जाम में आ सकते हैं. एग्जाम्पल्स जो है अपने साथ के साथ देखते रहा करो. फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? अगर हमारे पास एक सिल्वर मटेरियल है जिसके अक्रॉस कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर करंट. पहले ना जब कोई क्वेश्चन आता है वहां लिखते जाया करो क्या क्या चीजें गिवन है. तो हमें करंट गिवन है विच इज ऑफ 1 एम्पियर, और जो हमारे पास जो स्ट्रिप है उसका हमें साइज गिवन है 0.5 सेंटीमीटर वो वाइड है एंड 0.1 mm थिक है. 0.1 mm थिक है, थिकनेस जो है 0.1 mm है, इसका मतलब हमें स्मॉल bb गिवन है. ठीक है, नेक्स्ट हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो दैट मीन्स हमें कैपिटल bb गिवन है. अगर एटॉमिक वेट जो है सिल्वर का 108 है और डेंसिटी इतनी है और एवोगैड्रो नंबर इतनी है, व्हाट विल बी द हॉल वोल्टेज? हमें क्या निकालना है अब? हॉल वोल्टेज. अब देखो हॉल वोल्टेज जो है हमारी किस में थी एक्सप्रेशन में, जहाँ आई भी है, बी भी है, कैपिटल बी भी है. यहाँ पर है ना, देखो आई भी है, बी भी है, कैपिटल बी भी है. ठीक है, तो हमारे पास ये चीजें नोन है. हमें क्या निकालनी है? हॉल वोल्टेज. तो इसको निकालने के लिए व्हाट वी नीड चार्ज डेंसिटी. ठीक है, चार्ज डेंसिटी बड़ा सिंपल है यहाँ पे निकालने का. देखो हमें और क्या क्या गिवन है? एवोगैड्रो नंबर गिवन है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमें गिवन है. ठीक है, और हमें डेंसिटी गिवन है. ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम्स n इंटू ई निकालना है ना हमें पहले, चार्ज डेंसिटी. ई हमारा क्या है? 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्स. हमें n निकालना है. n इज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास? देखो एटॉमिक वेट गिवन है सिल्वर का, डेंसिटी गिवन है, एवोगैड्रो नंबर गिवन है. तो नंबर हमारा कितना है? 6.023 into 10⁻23 पर यूनिट वॉल्यूम. अब हमें वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी. नीचे हमारा वॉल्यूम है ना विच इज इक्वल टू मास 108 है डिवाइडेड बाय डेंसिटी 10.5. तो यहाँ से हमें स्मॉल n मिल गया which is equal to 0.6 into 10⁻23 पर सेंटीमीटर क्यूब. इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट अगर हम करेंगे ये हो जाएगा 6 into 10⁻28 पर मीटर क्यूब.
अब हमारे पास हॉल वोल्टेज क्या है, ये हमारी एक्सप्रेशन है, ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन है B इंटू आई अपॉन Q इंटू बी, सब्स्टिट्यूट कर दो सारी वैल्यूज, ठीक है, यू विल गेट दी हॉल वोल्टेज। एक चीज का ध्यान रखना, सारी यूनिट्स जो है सेम होनी चाहिए, अगर इसको मीटर पर मीटर क्यूब में ले रहे हो मतलब सब एसआई यूनिट में होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में है, ठीक है, तो क्या हमारा ये मिलीमीटर में है, ठीक है, तो इसको हमें मीटर्स में चेंज करना होगा। देखो यहाँ पे इसको मीटर्स में चेंज कर रखा है, ठीक है। ई हमारा कितना है, एन हमने निकाल लिया, 6 इंटू 10⁻28, ई हमारा कितना है 1.6 इंटू 10⁻−19, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है, करंट जो है 1 एम्पियर है। सो फ्रॉम दिस वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ हॉल वोल्टेज, ठीक है, सिंपल है, बस इस एन को निकालना आना चाहिए। दिस एन जो है इट रिप्रेजेंट्स नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, और हमारा वॉल्यूम क्या है, और ये कहते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम तो n इंटू ई होगा, ई इज द चार्ज, इसके डायमेंशन होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम के, देखो इसके डायमेंशन पर यूनिट वॉल्यूम के ना, पर मीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब, ये n हमें क्या दे रहा है, दिस इज गिविंग द नंबर पर यूनिट वॉल्यूम इनटू चार्ज, तो दिस इज having the dimensions of charge per unit volume n into e, so it is also representing charge density। e हमें पता है, n कैसे निकालेंगे, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम वो हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी। हमें मास गिवन है, एटॉमिक वेट, और हमें डेंसिटी भी गिवन है, सो वी कैन फाइंड दी volume, so we can find the number density, ठीक है, so n is representing the number density, e is representing the charge, so n into e is representing the charge density denoted by qd, ठीक है। now we'll see the next example, the Hall coefficient of an impurity doped semiconductor is this, Hall coefficient given है, that means we are given with r into RH, RH हमारा क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन NE, ठीक है, ये सबको पता है, RH इज 1 अपॉन NE, दिस इज गिवन। तो RH की यूनिट क्या होगी, देखो N की यूनिट क्या होती है, पर मीटर क्यूब, तो 1 अपॉन N की यूनिट हो गई मीटर क्यूब, E की यूनिट क्या होती है, कूलम्स, तो 1 अपॉन E की यूनिट हो गई कूलम इनवर्स, तो हॉल कोफिशिएंट की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब कूलम इनवर्स। तो हमें RH गिवन है और हमें रो गिवन है रेजिस्टिविटी, वी हैव टू फाइंड द मोबिलिटी, कैसे निकालेंगे हम, सिंपली यूजिंग दिस फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू सिग्मा RH, वेयर सिग्मा इज 1 अपॉन रो, सो रो इज इक्वल टू RH अपॉन म्यू, एंड वी नो रो, वी नो RH। अब दोनों की यूनिट्स देखो, मीटर क्यूब पर कूलम है, इसकी ओम मीटर गिवन है, मतलब दोनों की ही SI यूनिट्स गिवन है, तो डायरेक्टली यूज करो, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो हमारी जो मोबिलिटी आ गई वो आ गई 0.2, मोबिलिटी की यूनिट क्या होती है वो तुम सबको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये हॉल इफेक्ट पार्ट जो है ये हमारा खत्म हुआ। From the next class onwards, we will start with PN junction.